टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। प्रमुख सूचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे बेरोजगारी दूर करने को लेकर के युवा मंच की तरफ से एक पुस्तिका जारी हुई है। महत्वपूर्ण सूचना है, आप लोग जरूर देखिएगा। और एएसओ 2019 को लेकर के सूचना है, जियो छोड़ बीएसएनएल की तरफ क्यों भाग रहे हैं उपभोक्ता, और टीजीटी पीजीटी को लेकर के सटीक जानकारी मिल चुकी है। और एलटी ग्रेड इत्यादि को लेकर के भी सूचना है 2018 धरना प्रदर्शन की। तो युवा मंच के संयोजक हैं ये राजेश सचान जी, और इनके हाथ में है एक पुस्तिका, और उस पुस्तिका में बताया गया है कि जो सरकार किस तरीके से बेरोजगारी को दूर कर सकती है, सरकार को क्या करना चाहिए, और इसको लेकर के आज मीटिंग भी है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि ये बात शासन प्रशासन के बीच में पहुंच सके। और इस पुस्तिका के जो लेखक हैं वो प्रभात पटनायक जी हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने बताया है कि जैसे सरकारी, चूंकि सरकार अक्सर कहती रहती है कि नौकरियों के लिए वेतन देना पड़ता है। हमारे जो एक शिक्षा मंत्री थे वो अक्सर कहा करते थे, तो जो वेतन है वो कहाँ से दिया जाएगा, किस टैक्स को लगा करके धन इकट्ठा होगा, और उस धन से किस तरीके से सैलरी दी जाएगी, और सैलरी अगर लोगों को मिलेगी तो उससे कैसे मांग बढ़ेगी। पूरा का पूरा जो अर्थशास्त्र का जो सिस्टम वो इसमें बताया गया है इस चर्चा में। देखिए आप लोग, तो ये की एक पुस्तक है इनके पास, आप लोग जरा जूम करिए, पास से दिखाइए। बेरोजगारी के संकट को हल करने का रास्ता क्या है, ये बुकलेट है। और क्या है, कैसी पुस्तक है ये जरा मंच की तरफ से प्रकाशित की गई। इसमें प्रख्यात प्रोफेसर प्रभात पटनायक जी का लेख है, जिन्होंने ये बताया है कि देश में जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, इसमें खर्च बढ़ा करके मांग पैदा की जा सकती है। और इसके लिए जो भी सरकारी विभागों में पद हैं उनको भरा जाए, जो भी नए पदों की सृजन की ज़रूरत है वो किया जाए, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर जोर दिया जाए, आउटसोर्सिंग और संविदा व्यवस्था जो है ये बंद की जाए। इस प्रक्रिया से, और ये प्रक्रिया शुरू होगी जो इसमें बात आएगी वित्तीय उपलब्धता की, तो उन्होंने व्यापक एक संदर्भ दिया है कि ये सरकार का हमेशा रहता है कि वेतन देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसमें महज 2% संपत्ति कर, जो ऊपर के 1% अमीर है जिनके पास 40% संपत्ति देश में है, 1-2% संपत्ति कर और 30% उत्तराधिकार कर लगाया जाए तो इतना संसाधन जुटाया जा सकता है कि बेरोजगारी का संकट दूर हो सकता है। और जो भी हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकार का, केंद्र का है, वो भी पूरा किया जा सकता है, गर्मापूर्ण रोजगार दिया जा सकता है। ये इसका विश्लेषण इसमें है। ये 13 जुलाई को एक बड़ी बैठक इसको लेकर के 5 बजे दुर्गा पूजा पार्क में रखी गई है। हमारी सभी साथियों से ये भी अपील है कि उसमें भी पहुँचें। ये पुस्तक अगर कोई बाहर का हो, प्रयागराज से दूर का हो, अगर उसको ये पुस्तक जो बताया गया कि कहाँ से पैसा है सरकार के पास और क्या क्या चीज़ें हैं, इसका हम डाक से भी भेज सकते हैं, लेकिन पीडीएफ से मेरा नंबर 7905645778, इस पर कोई भी मैसेज करेगा हम पीडीएफ कॉपी भेज देंगे। ये देखा आप लोगों ने, और आप लोग शाम को इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और अगर पुस्तिका को आपको मंगवाना है तो आप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगली सूचना है एएसओ को लेकर के। मैंने हालांकि इसके बारे में बहुत पहले जानकारी दी थी जिस दिन ये कोर्ट केस हुआ था उसी दिन, लेकिन सुबह के चूंकि समाचार पत्र में सूचना छूट गई थी और कुछ विद्यार्थी देखते भी नहीं है पूरी। तो हाईकोर्ट में सहायक सांख्यिकी अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी भर्ती के परिणाम को चुनौती दी गई है। मेन मामला है ओ लेवल को लेकर के। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, याची ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी में पात्रता और चयन प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। याची ने दावा किया कि 19 सितंबर 2019 को दिए गए भर्ती विज्ञापन में ओ लेवल प्रमाण पत्र की योग्यता थी, और इसके बाद भी इस योग्यता को पूरा करने में विफल रहने वालों के नाम अंतिम सूची में हैं। कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करके याचिकाकर्ताओं की चिंताओं का समाधान करने का निर्देश दिया है। इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 26 तारीख है, और बताया जा रहा है कि इसमें नियमावली में बदलाव कर दिया है। नोटिफिकेशन में कुछ और बातें कही गई थी समकक्षता को लेकर के, और बाद में सभी को अलाउ कर दिया है। और सहायक जो सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती का जो कट ऑफ वो भी बहुत ज़्यादा चला गया है। अगली सूचना है एलटी ग्रेड की, जिसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि ये विद्यार्थी 3 दिन से लखनऊ में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और लिखा है एलटी ग्रेड 2018 के अभ्यर्थियों को अपर शिक्षा निदेशक के आश्वासन के बाद में धरना समाप्त। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में एलटी ग्रेड 2018 के अवशेष श्रेष्ठता सूची चयन सूची के तहत चयनित अभ्यर्थियों का जो विगत 5 दिनों से अनवरत धरना
विद्यालय पदस्थापन के लिए चल रहा था। आज अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक राजकीय के ठोस आश्वासन पर हम चयनित अभ्यर्थी सामूहिक निर्णय के तहत समाप्त कर रहे हैं और विदितों के बेरोजगार प्रमाण पत्र सत्यापन के 1 वर्ष बाद भी अपनी नियुक्ति के लिए संघर्षरत हैं। मैंने बताया था कि ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में हुआ था, क्योंकि हिंदी की समकक्षता का मामला था। कुछ लोग ऐसे आ गए थे जिनके पास योग्यता नहीं थी और वो चयनित भी हो गए थे, बाद में उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई, पदरिक्त हुए। इन विद्यार्थियों को बुलाया गया जो वाकई योग्य विद्यार्थी थे, जिनके पास उपयुक्त सर्टिफिकेट थी, और इनका डीबी हो गया। डीबी के बाद में पता नहीं क्यों इनकी जो है ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। और हालांकि इन विद्यार्थियों ने ये कहा है कि अगर ये जो आश्वासन दिया गया है, ये अगर जल्दी चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर हम चयनित अभ्यर्थी पुनः गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन को चुनने को बाध्य होंगे। तो आमरण अनशन की भी घोषणा की है इन विद्यार्थियों ने। अगली सूचना है BSNL की। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में ये न्यूज चल रही है। लिखा है कि ईस्ट यूपी में 16,000 उपभोक्ताओं ने सिम पोर्ट कराए हैं और BSNL से 81,000 नए उपभोक्ता जुड़े हैं। तो अब BSNL भी जिम्मेदारी को निभाए, और अगर लोग जुड़ रहे हैं तो फिर उनसे भागे नहीं, अच्छी सर्विस दे BSNL। और अगर BSNL सरकारी संस्थान अगर अच्छी चीज़ें देते तो लोग प्राइवेट की तरफ जाए क्यों? प्राइवेट सेक्टर के साइड इफेक्ट आने लगे कि नहीं आने लगे? हम लोग अक्सर यही इसी बात को लेकर के चर्चा भी करते रहते हैं कि सरकार जो प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, संविदा की तरफ भाग रही है और आगे चल करके इसके साइड इफेक्ट होंगे। अभी तो लोगों को अस्पतालों के बारे में ही ऐसा लगता था कि अस्पताल बहुत ज़्यादा वसूली करते हैं। उसके बाद में फिर जो शैक्षिक संस्थान है उसके बारे में भी चर्चा है, लेकिन अभी विद्यार्थी और लोग इतना ज़्यादा जागरूक नहीं है। बाद में जो अगला नंबर जो है वो इनका है, विद्यालयों का है, खासतौर से बेसिक की। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं मोबाइल की, सारी कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। ज़्यादातर लोगों के पास 2-2 सिम है, एक घर में 10-10 सिम है। आप सोचिए 400 का रिचार्ज हर महीने का, 300 का रिचार्ज हर महीने का जुड़ लीजिए। तो ये वही बात यहाँ पर लिखी है कि निजी टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ प्लान के दाम बढ़ने के बाद मोबाइल फोन धारकों ने BSNL से तार जोड़ने शुरू कर दिए हैं। यूपी ईस्ट में जुलाई में अब तक 65,000 नए मोबाइल फोन धारकों ने BSNL के सिम लिए। इसके अलावा अलग अलग कंपनियों के 16,000 उपभोक्ताओं ने अपने सिम BSNL में पोर्ट करवा लिए हैं। 12 दिनों में BSNL से मात्र 12 दिन में BSNL से 81,000 नए उपभोक्ता जुड़ गए हैं। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान में 25% तक की वृद्धि की है और दूसरी ओर BSNL ने 4G सेवा शुरू करने के साथ स्पीड बढ़ाने का भी दावा कर दिया है। BSNL यूपी ईस्ट के PGM सेल्स एंड मार्केटिंग यूपी ईस्ट मोहम्मद जफर इकबाल ने कहा कि यूपी ईस्ट में BSNL उपभोक्ताओं की संख्या 23 लाख पहुंच चुकी है। लखनऊ में 1200 ने सिम पोर्ट कराया है। और जो निजी कंपनियां प्लान महंगा कर रही हैं, इनके विरोध में प्रदर्शन भी होने लगे हैं। सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार का कहना है हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। नीचे लिखा कि निजी कंपनियों के टैरिफ प्लान के दाम बढ़ाने के विरोध में शुक्रवार को भारत की जनवादी नौजवान सभा और स्टूडेंट प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से 5 सूत्रीय मांग पत्र केंद्रीय सूचना मंत्री को भेजा और लिखा है कि प्रीपेड प्लान के रिचार्ज में की गई वृद्धि को तुरंत वापस करने की मांग की है। भारत की जनवादी नौजवान सभा के सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि सिर्फ कॉलिंग उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट के सस्ते कॉलिंग पैक जारी किए जाए। अन्य समाचार पत्रों में भी BSNL के बारे में जानकारी दी गई है कि हर रोज 140 नंबर पोर्ट हो रहे हैं और 1200 आपने देखा था लखनऊ में, और प्रयागराज में देख सकते हैं कि 13,726 नए ग्राहकों को दिए गए हैं मोबाइल कनेक्शन। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं BSNL के जबरदस्त प्लान, मैं फिर से आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए बात को। नीचे यहाँ पर ये प्लान है जिसमें से बताया गया है कि 26 GB डाटा मिल रहा है 26 दिन के लिए 153 रुपये में, इसलिए लोग भाग रहे हैं। 30 दिन 2 GB रोज डाटा 199 रुपये में केवल, 45 दिन 2 GB रोज 249 रुपये में, काहे ना लोग भागेंगे। अगली सूचना है TGT PGT नई नियमावली को लेकर के जानकारी मिल चुकी है और चूंकि ये पूरे दिन कल वायरल हो रही थी, सुबह मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में मैं बहुत जल्द जानकारी दूंगा और इसकी पुष्टि भी करूंगा। तो जानकारी मिल गई है कि ये पुरानी नियमावली है जो मार्च के महीने में वायरल हुई थी और उसी समय चयन बोर्ड ने इसका खंडन भी किया था। और इसमें सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली थी कि इसमें आयु की बात की गई थी। ये देखिए लिखा 21 से 40, इसीलिए विद्यार्थी चिंतित हो गए थे। मेरे पास बहुत ज़्यादा फोन भी इसको लेकर के आ रहे थे कल से। तो ये प्रारूप है, ये नियमावली नहीं है। ये देखिए ये केवल प्रारूप है, ये नियमावली नहीं है। और अभी चयन बोर्ड में जब अध्यक्ष चेयरमैन कोई नहीं है तो ये नियमावली बनाएगा कौन? पहले आने दीजिए अध्यक्ष को और जो बाकी अधिकारी हैं उसके बाद में फिर नियमावली बनेगी। अभी ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आप लोग चिंता ना करिए। ये पुरानी चीज़ है, वायरल हो रही है, हो सकता है प्रारूप वगैरह बना हो। प्रारूप बात अलग होती है, नियमावली बात अलग होती है। और जब ये नियमावली जारी हुई थी हम लोगों ने वीडियो बनाया था, चयन बोर्ड को जवाब भी देना पड़ा था। चयन बोर्ड ने साफ कहा था कि ये ऐसा कहीं कुछ नहीं। युवा मंच की तरफ से भी इसकी पुष्टि कर दी गई है, यहाँ से अधिकारियों से बातचीत की गई है। अध्यक्ष युवा मंच की तरफ से ये देखिए ये कहा गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से नियमावली जो वायरल है वह फेक है। जिसने भी ऐसा किया है वह तुच्छ मानसिकता की वजह से किया। आधिकारिक घोषणा के बाद ही आगे की सूचना आपको दी जाएगी। तो अभी फिलहाल ऐसा कहीं कुछ नहीं है और ये पुरानी नियमावली है जो मार्च के महीने में वायरल हो रही थी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।